हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाएगा। 5.4.2 कार्य प्रणाली व एंजाइम के बारे में देखा जाएगा कि एक कार्य प्रणाली और एंजाइम क्या होता है। कार्य प्रणाली एवं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करता है। सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई यानी इस्चेरिचिया कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरकों यानी एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम उत्प्रेरक का मतलब किसी भी चीज़ों को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है या तो सेम रखता है। उत्प्रेरक का यही काम होता है। के समूहों की आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर है वह डीएनए पॉलीमरेज है। यानी एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर निर्भर होता है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी के बहुकलन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। कल्पना करो कि इस्चेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ क्षार युग्मक मिलते हैं। इस्चेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ क्षार युग्मक मिलते हैं। इसकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या 6.6 × 10⁹ क्षार युग्मक से करो, जिनमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब बहुलीकरण की औसत दर लगभग 2000 क्षार युग्मक प्रति सेकंड है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अपक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक का काम है ये तेज करना या धीरा करना या सैंपल रखना, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक अधिक तेज नहीं करता है बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अपक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है। अतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त अवस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की तरह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फास्फेट उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट होते हैं। एटीपी ऊर्जा का कार्य करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ जो डीएनए पर निर्भर एंजाइम है उसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जों एक साथ पृथक नहीं होते क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डीएनए अणुओं के दोनों रज्जों एक साथ पृथक नहीं होते, यानी डीएनए के दोनों रज्जों दोनों लाइनें एक साथ अलग अलग नहीं होते क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलते हैं। इसको अलग होने के लिए छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं या खुलते हैं, जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5' से 3' जो डीएनए का बहुलकन होता है उस केवल एक दिशा में होता है। जो एक दिशा में बनते हैं 5' to 3' दिशा में बनते हैं की ओर उत्प्रेरित करता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप 3' to 5' ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता रहता है। जो डीएनए टेम्पलेट की दिशा होती है 5' to 3' होता है और जो प्रतिकृति द्विशाख पर जो जटिलता पैदा करती है जो बनता है टेम्पलेट डीएनए 3' to 5'
ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता रहता है, जबकि दूसरी लड़ी 3 to 5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। 3 to 5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता है और दूसरी लड़ी जो है वो 3 to 5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। तत्पश्चात यह असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। जो डीएनए के दो खंड आपस में किसके माध्यम से जुड़ते हैं, तो डीएनए के खंड आपस में डीएनए लाइगेज के माध्यम से जुड़ जाते हैं। चित्र 5.8 में भी देखा जाएगा कि कैसे एक डीएनए से दो डीएनए टूटता है, बनता है कैसे, चित्र 5.8 में भी देखा जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती है। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण दिया गया है। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होती है। पुनर्योगज डीएनए का मतलब एक डीएनए से नए डीएनए का बनना पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, जो कि प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होती है। जो खंड का निर्माण होता है जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है, संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। ससीम केंद्रकी सुकेंद्रकी में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस प्रावस्था, एक प्रावस्था होता है कोशिका चक्र में, एस प्रावस्था यानी एस फेज, डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफ़ी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी की स्थिति गुणसूत्री समानता उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इस फिगर को देखते हैं, चित्र 5.8 प्रतिकृति द्विशाख यानी डीएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसमें द्विरज्जुकी पाए जाते हैं। एक ए रज्जुकी है और एक रज्जुकी है, जिसका दिशा ए 5 से 3 की ओर है और ये 3 से 5 की ओर है। यानी दोनों रज्जुक का दिशा समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। 5 रहेगा तो ये 3 और ये 3 रहेगा तो ये 5 बनेगा। ये टेम्पलेट डीएनए रज्जुक है दो, और इसमें 5 और 3 दिशा में ये जो बनेगा सतत संश्लेषण होगा और 3 और 5 की दिशा में असतत संश्लेषण होगा। इसमें जो टेम्पलेट डीएनए का निर्माण होगा, न्यू डीएनए का नव संश्लेषित जो रज्जुक बनेगा, ये 5 से 3 और 5 से 3 की ओर निर्माण होता रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, 5.5 अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन इसे बोला जाता है। अनुलेखन कैसे होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, एक कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। जो सीक्वेंस चल रहा था वो सबसे पहले डीएनए का निर्माण होता है, फिर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस चलता है। अब इसको देखा जाए कि डीएनए से एमआरएनए में सूचनाओं का परिवहन किसके माध्यम से होता है, इसको देखा जाए। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थायमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्मक बनाता है। जो डीएनए की प्रोसेस चलता है उसमें हमेशा एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ थायमिन जुड़ता है।
लेकिन जब आरएनए का प्रोसेस चलता है तो उसमें एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड में यूरेसिल जुड़ता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती है? इसका साधारण सा उत्तर है, प्रथम, दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। जो दोनों रज्जुक होते हैं वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। प्रोटीन भी अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल भी ज़्यादा 20 प्रकार के होते हैं, इसको अभी देखा जाएगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूटलेखन करता है तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे से पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। अब जो अनुलेखन इकाई है, जो अनुलेखन का प्रोसेस चलता है 5.5.1 अनुलेखन इकाई जो होता है, इसमें 3 मुख्य भाग लेते हैं। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन देखा जाएगा? क, ख, ग को देखा जाएगा। क उन्नायक यानी जिन्हें प्रमोटर बोला जाता है। ख संरचनात्मक जीन जिसे स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। समापक यानी से टर्मिनेटर बोला जाता है। तो अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग होता है। जो डीएनए होता है उसका जो द्विरज्जुक भाग होता है उसे संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन ही कहते हैं। चूँकि रज्जुक विपरीत ध्रुवता की ओर होते हैं, एक रज्जुक ऐसे होगा तो दूसरा रज्जुक ऐसे होगा। यदि ये 5' होगा तो ये वाला 3' होगा, और यदि ये 3' होगा तो ये 5' होगा। तो ये दोनों रज्जुक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में 5' से 3' की ओर उत्प्रेरित होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज जो बनता है वो एक दिशी होता है, 5' to 3' की ओर उत्प्रेरित होता है। रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 से 5' यानी 3' से 5' की ओर होता है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवत्व 5' से 3' की ओर, वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है। थायमिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, उसके जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जुक जो किसी भी चीज़ के लिए कूटलेखन नहीं करता है, कूटलेखन रज्जुक कहलाता है। सभी उपर्युक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं, कूटलेखन रज्जुक से बने होते हैं। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रमों को नीचे दिया गया है। अब इसको देखते हैं कि 3' और 5' पे क्या क्या जुड़ा रहता है। तो 3' पे देखा जाएगा और 5' पे देखा जाएगा ATGC 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 CATC 5' टेम्पलेट हो जाएगा रज्जू के कभी भी, और ये 5' टेम्पलेट और इस 5' पर ACGTC कभी भी ये जो टेम्पलेट डीएनए बनता है
ये जो टेम्पलेट डीएनए बनता है, इसके जो अनुक्रम क्षार क्रम होते हैं, इसमें कभी भी ए के साथ डीएनए में ए के साथ थायमिन जुड़ता है, सी के साथ ग्वानिन जुड़ता है, यानी कभी भी ए के साथ ए नहीं जुड़ता है। ए के साथ हमेशा थायमिन जुड़ेगा, सी के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा और थायमिन के जगह पर हमेशा एडिनिन जुड़ेगा। यही क्रम यहाँ पे है कि 3' और 5' के, जैसे ए 5' होगा और ए 3' होगा, तो ए 3' होगा और ए 5' होगा। यही अनुक्रम चल रहा है कि ए के साथ टी, इस वाले पर ए सी टी सी जी सी ए टी और नीचे उसके जस्ट अपोजिट ए वाला क्रम जुड़ता रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को क्या आप लिख सकते हो? सिंपल से लिख दिया जाएगा, क्योंकि आरएनए में एक जगह पे जो थायमिन के जगह पे थायमिन नहीं पाया जाता आरएनए में, इसके जगह पे यूरेसिल पाया जाएगा और वही क्रम फिर सीधा एकदम चलता रहेगा। ए के जगह पे यू, सी के जगह पे टी, सी के जगह पर जी। उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। संरचनात्मक जीन के 5' किनारे पर इसका संदर्भ कुटलेखन रज्जु के ध्रुवत्व के संबंध में है। उन्नायक स्थित होता है। यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कुटलेखन रज्जु का निर्धारण करता है। समापक कुटलेखन रज्जु के 3' किनारे अनुप्रवाह पर स्थित होता है और इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है। चित्र 5.9। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रतिप्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होता है। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। ये चित्र 5.9 अनुलेखन एकल की आरेखीय संरचना है। इसमें जो फर्स्ट वाला पर रहेगा उन्नायक रहेगा। ये समस्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भाग होता है ये संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। और ये जो अनुलेखन आरंभ का स्थान स्टार्ट होगा उन्नायक के जगह से स्टार्ट होगा और जो बनेगा डीएनए में टेम्पलेट डीएनए की वो संरचनात्मक जीन में बनेगा। टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु भी यही होगा और उसके बाद से समापक भाग एंड की छोर आ जाता है। ये 3' से 5' की दिशा में होता है और ये 5' से 3' की दिशा में बनता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं 5.5.2 अनुलेखन इकाई व जीन। ये जो अनुलेखन की प्रोसेस चला है उसमें जीन कौन कौन से रिस्पॉन्स हैं, उसके इकाई कौन कौन है, इसको देखा जाए। जीन वंशांगति की क्रियात्मक इकाई है। जो जीन होता है वो वंशांगति जेनेटिक्स की क्रियात्मक इकाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं। उनसे भी जीन परिभाषित होता है। परिभाषा के अनुसार संपार यानी सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कुटलेखन करता है, जो सिस्ट्रॉन होता है। अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक अधिकतर सुकेंद्री में या पॉलीसिस्ट्रॉनिक अधिकतर जीवाणु में या असीम केंद्री में हो सकता है। सुकेंद्रकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतरापीठ कुटलेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। सुकेंद्री में जीन विखंडित होते हैं। कुटलेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यक्तेक एक एक्सॉन होता है। व्यक्तेक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या
संसाधित आरएनए में मिलते हैं। जो एक्सॉन और एक इंट्रॉन्स होता है, ये आरएनए में मिलते हैं, व्यक्तिक अव्यक्तिक इंट्रॉन द्वारा अंतरारोपित होते हैं। जो एक्सॉन होता है, इंट्रॉन द्वारा अंतरापित होते हैं। अव्यक्तिक या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। लक्षण की वंशांगति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। चूँकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कुटलेखन नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि 5.5.3 आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। इसमें आरएनए का प्रकार कौन कौन से कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं और उनके अनुलेखन का प्रक्रम क्या क्या है। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, उसमें मुख्य 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। एक दूत आरएनए होता है आरआरएनए, एक मैसेंजर आरएनए होता है, अंतरण आरएनए होता है टीआरएनए यानी उसे ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। एक राइबोसोमल आरएनए होता है जिसे आरआरएनए बोला जाता है। एक आरआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है और एक टीआरएनए होता है। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए होता है। जीवाणु मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये जो भी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। जो एमआरएनए होता है, 3 आरएनए जो भी होते हैं उन सबका कार्य भी अलग अलग होता है। तो उसमें जो एमआरएनए होता है वो टेम्पलेट प्रदान करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों को लाने व आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम व आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। टीआरएनए जो एमआरएनए होता है वो टेम्पलेट प्रदान करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम व आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरआरएनए पॉलीमरेज होता है। जो जीवाणु होता है उसके डीएनए पर केवल आरआरएनए पाया जाता है, जो सभी प्रकार के आरआरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत यानी प्रारंभन करते हैं। जब आरआरएनए उन्नायक से जुड़ेगा तो अनुलेखन की शुरुआत यानी प्रारंभन होगा। यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। यह कुंडली को आगे खोलने व उसकी दीर्घीकरण में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है तब नवनिर्मित आरएनए व आरआरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन को उत्प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। केवल जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो दीर्घीकरण एलोंगेशन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम होता है। यह अस्थायी रूप से प्रारंभन हानिकारक व समापन कारक से जुड़ जाता है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। चित्र 5.10 इसको देखा जाए।
चित्र 5.10 बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया है। इसमें एक सिग्मा फैक्टर होता है और रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर जैसे ही जुड़ जाएगा आरएनए का बनना स्टॉप हो जाता है। ये आपका उन्नायक का भाग है। ये 3' और ये 5', ये 5' और ये 3'। ये डीएनए सीक्वेंस का सिग्नल है कि कभी भी डीएनए को दो छोर होता है, एक 3', एक 5', एक 5', एक 3'। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर को लेकर के आएगा, जुड़ जाएगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे प्रारंभन बोलते हैं। प्रारंभन में आरएनए जा करके संरचनात्मक जीन में जुड़ जाएगा। तब दीर्घीकरण यही होता है। फर्स्ट प्रारंभन में सिग्मा फैक्टर जाके जुड़ेगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और दीर्घीकरण में आरएनए अंदर चला जाता है संरचनात्मक जीन के अंदर और अपना सीक्वेंस बनाने लगता है। और जब समापन की भाग आती है तो वहाँ पे एक एंजाइम चला जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो रो फैक्टर के नाम से जाना जाता है, वो चला जाएगा और ये प्रोसेस बंद हो जाता है और स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। और जो आरएनए बना रहता है वो बाहर निकल जाता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको एक दो बार ऐसे फिगर को देखिएगा और याद कीजिएगा, समझिएगा, एक क्लियर हो जाएगा। जब सिग्मा फैक्टर आ करके जुड़ेगा तो प्रारंभन होगा। सिग्मा फैक्टर अंदर जा करके अपना स्ट्रक्चर लगेगा बनाने संरचनात्मक जीन में, तो दीर्घीकरण होगा और रो फैक्टर जा करके जुड़ करके और उसे हटा देगा, आरएनए बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे समापन बोला जाता है। जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। वह अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष जीवाणु में कोशिका विलय व केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता है। इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। सुकेंद्री में दो अतिरिक्त जटिलताएं होती हैं, उसको भी देखा जाए नंबर क को, कि केंद्रक अंगकों में मिलने वाले पॉलीमरेज के अतिरिक्त में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज में मिलते हैं। इनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरआरएनए यानी आरआरएनए, और ये जो राइबोसोमल आरआरएनए होता है वो 28S और 18S व 5.8S को अनुलेखित करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड अंतरण आरएनए टीआरएनए या 5S आरआरएनए यानी 5SR आरएनए व SN आरएनए जो होता है वो छोटा केंद्र की आरएनए के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड दूत आरएनए मैसेंजर आरएनए की पूर्ववर्ती रूप विषमांगी केंद्रकीय आरएनए यानी HN आरएनए का अनुलेखन करता है। जो आरआरएनए होता है वो 28S 18S 5.8S को अनुलेखित करता है, जबकि आरआरएनए पॉलीमरेज होता है जो टीआरएनए जो होता है वह एसआरएनए यानी 5S आरएनए, वह जो SN आरएनए होता है वह आरएनए पॉलीमरेज जो SN आरएनए होता है वह छोटा केंद्र की आरएनए होता है जो अनुलेखन के लिए जिम्मेदार होता है। अनुलेखन जो प्रोसेस चलता है उसके लिए जिम्मेदार SN आरएनए होता है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड दूत आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्र की आरएनए जो HN आरएनए का अनुलेखन करता है। जो mRNA होता है वो HN आरएनए का अनुलेखन करता है। दूसरी जटिलता ख को देखा जाए। दूसरी जटिलता है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तिक व अव्यक्तिक दोनों मिलते हैं, यानी एक एक्सॉन मिलता है और एक इंट्रॉन मिलता है। और वह असक्रिय होते हैं चूँकि अब एक प्रक्रम से गुजरता है जिसे संबंधन यानी स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग यानी रिमूव हो जाता है, जिसमें अव्यक्तिक अलग हो जाता है, वह व्यक्तिक एक निश्चित रूप में आपस में जुड़ जाता है, यानी एक्सॉन खत्म इंट्रॉन जुड़ जाते हैं।
जिसमें अव्यक्तिक अलग हो जाता है वह व्यक्तिक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। यह चेन आरएनए दो अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुच्छन से होकर गुजरता है। आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोराइड मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनआरएनए के 5' किनारे पर जुड़ता है। पुच्छन में एडेनिन समूह 200 से 300 स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3' किनारे पर जुड़ जाता है। पूर्ण संसाधित एचएनआरएनए को अवधूत आरएनए एमआरएनए कहते हैं, यानी मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित होता है। एमआरएनए एचएनआरएनए को संश्लेषित करता है। उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है। अव्यक्ति की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है और संबंधन प्रक्रिया में आरएनए संसार की प्रभुता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। चित्र 5.11 को देखा जाए कि स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, एक्सॉन और इंट्रॉन रिमूव कैसे होते हैं। चित्र 5.11 सुकेंद्रियों में अनुलेखन प्रक्रिया जो चलता है इसको देखा जाए। एक डीएनए का सीक्वेंस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कभी भी डीएनए द्विरज्जुकी होता है जिसमें एक 5' 3' और एक 3' 5' का सीक्वेंस, दोनों का एंड छोर है। इसमें जो आच्छादन होता है 5 पर जी ट्रिपल पी कैप है और ये आपका एमआरएनए जो आरएनए का संश्लेषण करता है, एमआरएनए वहाँ पे, तो 5G ट्रिपल पी पे एक्सॉन का भाग है और ये इंट्रॉन का भाग है और ये समस्त आरएनए है, एमआरएनए है। तो इसमें जो आरआरएनए होता है पॉली एडेनाइलेशन होता है और पॉली ए पुच्छ होता है। संवाहक आरएनए एमआरएनए प्राप्त हो जाता है। ये आपका एक्सॉन होता है और ये इंट्रॉन होता है और ये एंड भाग हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए। यदि वीडियो को पढ़ने में अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।